नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर इन जूलॉजी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। पिछली क्लास में हमने रेप्लिकेशन के बारे में बात की थी, रेप्लिकेशन की शुरुआत के बारे में बात की थी कि रेप्लिकेशन में होता क्या है बेसिकली, कि रेप्लिकेशन एक सेमी कंजर्वेटिव टाइप से होता है, दूसरा हमने बताया था कि सेमी डिसकंटिन्यूस टाइप से होता है। उसके बाद में हमने रेप्लिकेशन के बारे में जो ज़रूरी जो चीज़ें हैं, जैसे कि रेप्लिकेशन में दोनों स्ट्रैंड को जो अनवाइंड करने वाले जो प्रोटीन्स हैं जिनको हम लोग टोकोआइसोमेरेजेस कहते हैं, उसके बारे में डिस्कस किया था। आज हम आगे रेप्लिकेशन के लिए कौन सी रीज़न है जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है, जिसको हम लोग ना जो रेप्लिकेशन इनिशिएशन पॉइंट कहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे और रेप्लिकेशन का आगे के प्रोसेस के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहली बात, एक हाइपोथेसिस होती है रेप्लिकॉन हाइपोथेसिस। ये हाइपोथेसिस 1963 में फ्रांसिस जैकब, सिडनी ब्रैनर एंड जैक्वस कुजिन ने ये दी थी। उसके अनुसार क्या था बेसिकली, रेप्लिकॉन होता क्या है बेसिकली, कि अ यूनिट ऑफ डीएनए दैट इज रेप्लिकेटेड अंडर द कंट्रोल ऑफ रेप्लिकेटर और इनिशिएटर। यानी क्या हो रहा है, यह डीएनए की वह इकाई है जो कि रेप्लिकेटर तथा इनिशिएटर के कंट्रोल में रेप्लिकेटेड होती है। ठीक है, अब होता क्या, रेप्लिकेटर क्या होता है बेसिकली, इट्स अ सिस एक्टिंग फैक्टर। सिस एक्टिंग फैक्टर यानी उसी ही डीएनए पे ये वर्क करती है। ठीक है, दूसरा होता है आपका ट्रांस एक्टिंग फैक्टर, वो दूसरे डीएनए पे भी वर्क कर सकती है या फिर है ना जो उसी डीएनए पे वर्क कर सकती है। ठीक है, तो सिस एक्टिंग फैक्टर में क्या है बेसिकली, रेप्लिकेटर क्या है कि अ जेनेटिक एलिमेंट दैट इज रिक्वायर्ड और सफिशिएंट टू डायरेक्ट इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन। यानी क्या हो रहा है कि ये एक ऐसा जेनेटिक एलिमेंट होता है जो कि रेप्लिकेशन के लिए आवश्यक होता है अथवा सफिशिएंट होता है, यानी पर्याप्त होता है इनिशिएशन के लिए, रेप्लिकेशन के इनिशिएशन के लिए वह रिक्वायर्ड होता है अथवा पर्याप्त होता है। और ये होता क्या बेसिकली, ये एक रेप्लिकेशन ऑरिजिन पॉइंट होता है। रेप्लिकेशन ऑरिजिन पॉइंट क्या होता है बेसिकली, कि ये डीएनए के ऊपर एक स्पेसिफिक साइट्स होती हैं, स्पेसिफिक सीक्वेंसेस होती हैं, जहाँ पर डीएनए अनवाउंड होता है, यानी डीएनए के दोनों स्ट्रैंड खुलते हैं और रेप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। इकोलाई में उसको हम लोग ओरिसी रीजन कहते हैं और सैक्रोमाइसिस सिरेवेसी में एआरएस कहते हैं, ऑटोमेटेड रेप्लिकेशन सीक्वेंसेस। अब अगला होता है आपका इनिशिएटर, जो कि ट्रांस एक्टिंग फैक्टर होता है। ये क्या होता है बेसिकली, ये एक प्रोटीन होती है जो कि डीएनए एलिमेंट को पहचानती है। कहाँ पे, रेप्लिकेटर पे। रेप्लिकेटर पे डीएनए एलिमेंट को पहचान की जाती है और यहाँ पे इस जो रेप्लिकेशन ऑरिजिन पॉइंट है वहाँ पे बाइंड करती है और अन्य रेप्लिकेशन प्रोटीन्स को भी ये यहाँ पर रिक्रूट करती है। ठीक है, यानी अन्य प्रोटीन्स को भी यहाँ पे आकर के बाइंड करवाती है। यानी क्या हुआ, ये एक ऐसी प्रोटीन है जो कि रेप्लिकेशन ऑरिजिन पॉइंट को पहचान करके और उन सीक्वेंसेस को अनवाउंड करती है और अन्य जो रेप्लिकेशन जो पॉइंट्स प्रोटीन्स होती है उनको भी उस जगह पे आकर के रिक्रूट करती है। इकोलाई में ये जो प्रोटीन्स होती है उसको डीएनए ए जीन की प्रोडक्ट होती है बेसिकली, और यूकैरियोट्स में ओआरसी जो जीन होता है उसकी ये प्रोडक्ट होती है। अब यदि हम लोग इकोलाई के जीनोम में भी देखें रेप्लिकेशन में, तो बेसिकली क्या है, इकोलाई के जीनोम की जो साइज है 5×10⁶ बेसिस पेयर्स होती है। ठीक है, इसमें यहाँ पे रेप्लिकेशन ऑरिजिन पॉइंट है, यहाँ से फॉक, यहाँ पे ये रेप्लिकेशन बबल बनता है। ये देखिए आप, थीटा स्ट्रक्चर बन गई। ठीक है, थीटा स्ट्रक्चर कैसे बनी कि यहाँ पे क्या है, ये रेप्लिकेशन फॉक दोनों तरफ चल रही है, ये बाई डायरेक्शनल सिंथेसिस इसमें होता है और फॉक का जो मूवमेंट होता है लगभग 500 से 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड इसका फॉक का मूवमेंट होता है और ये दोनों डायरेक्शन में सिंथेसिस होता है। यानी रेप्लिकेशन फॉक इस तरफ भी चल रही है और इस तरफ भी चल रही है। ये जो ग्रीन है ये आपका रेप्लिकेशन ऑरिजिन पॉइंट है। अब हम यदि
यूकैरियोट्स में ना जो जीनोम में यदि रेप्लिकेशन ऑरिजिन पॉइंट देखें हम लोग, तो यूकैरियोट्स जीनोम में बेसिकली प्रोकैरियोट्स में तो क्या होता है, रेप्लिकेशन पॉइंट एक ही होता है, जबकि यूकैरियोट्स में क्या होता है, मल्टीपल ऑरिजिन पॉइंट्स होते हैं। और ह्यूमन जीनोम में ये एस्टिमेटेड किया गया है कि लगभग 30,000 रेप्लिकॉन्स होते हैं। यानी रेप्लिकॉन्स कौन से, जहाँ पे इनिशिएटर और रेप्लिकेटर रीजन, रेप्लिकेटर जो प्रोटीन रेप्लिकेटर जो होती है वो वर्क करती है। और इसकी जो लगभग एवरेज साइज होती है वो 100 किलो बेस पेयर होती है। और इसमें भी दोनों तरफ बाई डायरेक्शनल सिंथेसिस होता है। और इसका जो फॉग प्रोग्रेशन होता है वो बैक्टीरिया से 10x स्लोअर होता है, यानी 50 से 100 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड सी होता है। तो यानी क्या हो रहा है, आपके जो प्रोकैरियोट्स है वहाँ पे केवल एक ही अनाज जो ऑरिजिन पॉइंट होता है, जबकि यूकैरियोट्स में मल्टीपल ऑरिजिन पॉइंट्स होते हैं और उनमें भी बाई डायरेक्शनल सिंथेसिस होता है। यदि हम ड्रोसोफिला के रेप्लिकेशन का बबल देखें, ये देखिए आप, ये रेप्लिकेशन बबल है यहाँ से यूँ और ये यहाँ पे यूँ, ठीक है। और यहाँ पे रेप्लिकेशन फॉक है, 2 रेप्लिकेशन फॉक है। यहाँ पे ड्रोसोफिला के अंदर आपको आसानी से रेप्लिकेशन बबल दिख रहा है, जो कि 2 ना जो रेप्लिकेशन फॉक इसमें है, एक इस तरफ जा रही है और एक इस तरफ जा रही है, यानी बाई डायरेक्शनल सिंथेसिस इसमें हो रहा है। यदि हम इकोलाई का ऑटो रेडियोग्राम देखें, ठीक है, तो ये क्या बेसिकली इसमें क्या कर रहे हैं, किया है कि जो बैक्टीरिया जो है, इकोलाई जो बैक्टीरिया है उसको 3H थाइमिडीन मीडियम में ग्रो किया गया है। और ये जो थाइमिडीन है कैसा रेडियो लेबल्ड है, जिससे क्या होगा, ग्रो करेंगे तो क्या होगा, ये रेडियो लेबल्ड थाइमिडीन आपके डीएनए में जो नया जो डीएनए सिंथेसिस हो रहा है उसमें इनकॉर्पोरेट हो जाता है। और इसके बाद में हम क्या करते हैं, डीएनए को आइसोलेट कर देते हैं और एक स्लाइड के ऊपर स्ट्रेच करते हैं और उसको एक्सरे फिल्म से एक्सपोज करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, ये आपका यूकैरियोटिक जीनोम है। यहाँ पे देखो ये जो दिख रही है ये रेप्लिकेशन आई दिख रही है, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका रेप्लिकेशन सिंथेसिस हो रहा है, ठीक है। रेप्लिकेशन चालू हो गया या डीएनए का सिंथेसिस चालू हो जाता है। अब यदि हम इनमें रेप्लिकेशन ऑरिजिन पॉइंट देखें यदि हम लोग इकोलाई में, तो क्या होता क्या है बेसिकली, इनमें ना जो रेप्लिकेशन जो ऑरिजिन पॉइंट होता है उसकी जो लंबाई होती है वो 245 बेस पेयर्स होती है, ठीक है। इनमें क्या होता है कि 5 डीएनए बॉक्सेस होते हैं, ठीक है। 5 डीएनए बॉक्सेस में क्या हो रहा है, 9 नंबर सीक्वेंसेस होती है, ठीक है। और 5 डैश पे TT80 सीक्वेंसेस होती है, ठीक है। 80 सीक्वेंसेस होती है। उनमें क्या हो रहा है बेसिकली, 3 तो आपकी 13 नंबर सीक्वेंसेस होती है, ठीक है। और 5 डैश पे GATC सीक्वेंसेस होती है, जो कि 11 GATC साइट्स होती हैं। ये जो रीजन होता है इसको तो रिकग्निशन के लिए काम आता है। और ये जो 80 जो रिस्क सीक्वेंसेज होती है ये डीएनए अनवाउंडिंग एलिमेंट्स के रूप में काम में आती है। मतलब क्या है बेसिकली कि इसमें क्या है, जो इकोलाई का जो ओरिजिन पॉइंट होता है जिसको ओरिसी पॉइंट कहते हैं, इनमें 2 प्रकार के सीक्वेंसेज होती है, एक आपके रिकग्निशन सीक्वेंसेज और दूसरी आपकी 80 रिच जो है डीएनए अनवाउंडिंग एलिमेंट्स उसमें होते हैं। अब ये किस तरह के होते हैं ये भी हम आगे देखते हैं। यदि हम रेप्लिकेशन ऑरिजिन पॉइंट देखें तो ये आपका क्या है बेसिकली, जो प्रोकैरियोट्स है, प्रोकैरियोट्स का जो इकोलाई का जो डीएनए है ये सुपर कॉइल्ड स्टेट में है, ठीक है। इसका जो ऑरिजिन पॉइंट है ये है, ठीक है। तो ये तो 13 बेस पेयर्स की सेगमेंट्स होते हैं और ये आपके 5 जो डीएनए है ना बॉक्सेस होते हैं। इसकी हम लोग डिटेल में सीक्वेंस देखते हैं तो आगे पता लगेगा कि इनमें होता क्या है बेसिकली। ये तो आप देखिए, ये वाले तो 13 मर्ज सीक्वेंसेज होती है जो कि 80 रिस्क सीक्वेंसेज होती है। और ये जो सीक्वेंसेज है ये डीएनए साइट्स होती हैं डीएनए प्रोटीन के लिए, ठीक है। 13 मर्ज सीक्वेंसेज में देखो ये 1 to 13, फिर 17 to 29 और 32 से 44, ये सीक्वेंसेज आपकी 13 मर्ज सीक्वेंसेज होती है। और ये आपकी डीएनए ए बाइंडिंग साइट्स होती हैं, ठीक है। ये 13 न्यूक्लियोटाइड की
ये एक सीक्वेंसेस है, और यहाँ पे ये वाली सीक्वेंसेस है 9 न्यूक्लियोटाइड्स की ये सीक्वेंसेस है, 9 नंबर से, यानी 13 9 नंबर से, 13 तो 13 वर्ष 3 सीक्वेंसेस है, और ये 9 न्यूक्लियोटाइड की और सीक्वेंसेस होती है। देखिए आप 4 5 6 7 8 9 ये वाली सीक्वेंसेस है जो कि आपकी है ना जो 80 रिच सीक्वेंसेस ज़्यादा इसमें है। अब इसमें रेप्लिकेशन ऑरिजिन कैसे होता है बेसिकली, REC पे है ना जो सबसे पहले तो आपकी DNA ए जो प्रोटीन होती है वो बाइंड हो जाती है, वो ATP के साथ वो बाइंड हो जाती है। फिर क्या करती है, ये जो ऑरिजिन पॉइंट होता है उसके जो दोनों जो स्ट्रैंड्स है उनको मेल्ट कर देती है, और मेल्ट करके क्या कर देती है, उनको अनवाउंड कर देती है, और उसके बाद में आपके हेलिकेजेस जो प्रोटीन्स होते हैं वो इस पर बाइंड कर जाते हैं, और DNAC जो प्रोटीन्स होती है उसको ये मुक्त कर देते हैं, ADP और DNAC प्रोटीन्स को ये मुक्त कर देते हैं, और हेलिकेजेस जो प्रोटीन्स होती है ATP और DNA के साथ में DNAC और DNAB और ATP ये आकर के बाइंड कर जाते हैं। इसमें बाद में जो आपका ADP और DNAC इसमें मुक्त हो जाता है, और DNAB जो जीन है जो कि हेलिकेजेस हैं वो इस पर बाइंड हो जाता है, वो दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट आगे करते हुए जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपका DNA A प्रोटीन बाइंड हुई वो ATP के साथ में, उसने क्या किया कि जो आपका REC रीजन है उसको अनवाउंड कर दिया, देन आपका DNAB और DNAC जो प्रोटीन से वो बाइंड होती है ATP के साथ में, और DNAB जो प्रोटीन होती है वो तो बाइंड रह जाती है जो कि हेलिकेजेस होते हैं, और DNAC जो प्रोटीन होती है ADP के साथ में इससे रिलीज हो जाती है। तो हेलिकेजेस क्या है, बेसिकली DNAB प्रोटीन्स है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 3 प्रोटीन हमारे काम में आ रही है, एक आपकी DNA A प्रोटीन, दूसरी DNAB प्रोटीन, तीसरी DNAC प्रोटीन्स। जो DNAB प्रोटीन है वो आपके हेलिकेजेस होते हैं। यदि हम लोग देखें तो बेसिकली क्या है, हो क्या रहा है कि सबसे पहले तो REC रीजन पे आपकी DNA A प्रोटीन बाइंड होती है, ठीक है। फिर ये क्या करती है, दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट करती थी, ओपन कर देती है, और उसके बाद में रेप्लिकेशन दोनों डायरेक्शन में चालू हो जाता है, ठीक है। तो DNA जो A प्रोटीन होती है वो अनवाउंड करती है, ठीक है, बाद में DNAB और DNAC प्रोटीन बाइंड हो जाती है, और वो बाइंड होकर के और रेप्लिकेशन के प्रोसेस को स्टार्ट करती है। यदि हम इसकी अनवाउंडिंग यदि हम देखें इसकी हेलिकेज प्रोटीन से, तो क्या हो क्या रहा है बेसिकली कि जो हेलिकेज जो प्रोटीन होती है वो क्या करती है, जो DNA B प्रोटीन है जिसको हम DNA B जीन का प्रोडक्ट है बेसिकली ये, इस वजह से हम इसको DNA B प्रोटीन भी कहते हैं, और वैसे इसको हेलिकेजेस कहते हैं। ये क्या करती है, ATP का यूज़ करती है दोनों DNA के स्ट्रैंड को सेपरेट करने के लिए, और इकोलाई में लगभग 4 प्रकार के हेलिकेजेस को आइडेंटिफाइड किया गया है। इस वजह से ये माना गया कि DNAB प्रोटीन किस प्रकार से है ना जो रेप्लिकेशन के लिए नेसेसरी होती है। यदि क्वेश्चन ये पूछें कि हाउ वाज DNAB आइडेंटिफाइड एज द हेलिकेजेस नेसेसरी फॉर रेप्लिकेशन, तो हमको पता लग ही गया कि ये क्या कर रही है, हेलिकेज जो प्रोटीन होती है ये क्या करती है, ATP की सहायता से DNA के दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट ये करती है। और यदि इस एसेंशियल जीन में यदि है ना जो म्यूटेशन हो जाए, इसमें DNAB जीन में यदि म्यूटेशन हो जाता है तो वो सेल के लिए लीथल होता है, यानी हानिकारक होता है, उससे सेल की डेथ हो जाती है। क्यों? क्योंकि सेल के अंदर DNA रेप्लिकेशन हो नहीं पाता, और हो नहीं पाएगा तो इस वजह से क्या होगा कि है ना जो उन सेल के अंदर डिवीज़न नहीं हो पा, और इस प्रकार से इनकी डेथ हो जाएगी। यदि हम लोग इकोलाई में यदि हेलिकेजेस देखें तो 4 प्रकार के जो हेलिकेजेस होते हैं वो रैप हेलिकेजेस होते हैं, हेलिकेजेस सेकंड्स होते हैं, हेलिकेजेस थर्ड होते हैं, और अगला आपका DNAB प्रोटीन होता है। और इसी प्रकार से DNAB जो प्रोटीन होती है या हेलिकेजेस होते हैं उसकी डिस्कवरी हुई, क्योंकि है ना जो जैसे इस जीन में म्यूटेशन हुआ वो सेल के लिए लीथल होता है, और लीथल होने के कारण सेल है ना जो आगे ग्रो नहीं कर पाती।
अब अगली एक प्रोटीन और है एसएसबी प्रोटीन्स। एसएसबी प्रोटीन क्या होती है, जैसे इसका नाम का आपको पता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, ये प्रोटीन क्या करती है, जैसे ही आपके डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को आपका हेलिकेज प्रोटीन सेपरेट करता है, ठीक है, जैसे ही आपके डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को हेलिकेज प्रोटीन सेपरेट करेगा, उसके करते ही क्या करेंगे, ये जो एसएसबी प्रोटीन्स होती है ये क्या करती हैं, इसके ऊपर डीएनए के जो दोनों सिंगल स्ट्रैंडेड जो स्ट्रैंड्स हैं, दोनों स्ट्रैंड जो सेपरेट हो गए, उसके ऊपर बाइंड ये कर जाती है। और उसके ऊपर बाइंड करने से क्या होता है कि उन दोनों स्ट्रैंड्स को ये रीअनील होने से रोकती है, यानी पुनः इनके कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग से ये रोकती है। और उसके बाद में स्ट्रैंड जो ग्रोथ है वो प्रोसीड करती है 5' to 3' डायरेक्शन में, क्योंकि क्या हुआ, जैसे ये बाइंड हुई उसके बाद में क्या हुआ, डीएनए पॉलीमरेज भी बाइंड हो गया। डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है कि अनाज जो आपके जो नया बनने वाला जो डीएनए है उसका सिंथेसिस से स्टार्ट कर देता है। ये देखिए आप कि इसमें जो हेलिकेज प्रोटीन है, जैसे ये देखो दोनों स्ट्रैंड ये सेपरेट हुए, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, और ये आकर के सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन बाइंड हो गई, और ये आपका डीएनए पॉलीमरेज ये आगे आगे सिंथेसिस करता जाएगा, हेलिकेज प्रोटीन आगे हटती हुई जाएगी। ये आपका दूसरा फिगर है, इसमें क्या हो रहा है कि डोमेन ए है, डोमेन बी है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन है यहाँ पे। तो ये देखिए अब ये बाइंड हो गया, ठीक है, यहाँ पे है ना, और ये कैसे कर रही है, जो आपके जो डीएनए सिंगल स्ट्रैंड के शुगर फॉस्फेट बैकबोन के साथ में ये बाइंड हो जाती है। और इसके ये बेसिकली क्या हो रही है, बेसिकली ये डाइमेरिक प्रोटीन है, देखिए आप, जिसमें दो डोमेन है, एक डोमेन ए है और दूसरा डोमेन बी है। उसकी सहायता से ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन होती है ये इसके ऊपर बाइंड करती है। तो हमने ये देखा इसमें कि है ना, जो किस प्रकार से रेप्लिकेशन ऑरिजिन पॉइंट होता है, किस प्रकार से उसमें हेलिकेजेस काम करते हैं, और देन सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन इसमें कार्य करती है। आज के लिए हम लोग इतना ही लेंगे। अगली क्लास में हम लोग रेप्लिकेशन किस तरह से होता है, उसके लिए डीएनए पॉलीमरेजेज जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, उनकी क्या स्ट्रक्चर होती है और उनमें क्या क्या गुण होते हैं, उसके बारे में हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।